दूसरों पे काम करने से पहले हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरों के बारे में परेशान होने से पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या दूसरों की परेशानी हमारी वजह से तो नहीं है। क्या मेरा ओवर प्रोटेक्टिव होना या मेरा ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे बच्चे की पर्सनालिटी में कोई खला तो नहीं लेकर आ रहा, या मेरी शादी में कोई मसला तो नहीं लेकर आ रहा। मेरी प्रेजेंस ज़रूरी है, पर मेरी प्रेजेंस विद माई ओन सैनिटी ज़रूरी है। मतलब कि आप जो मदर मार्टरडम सिंड्रोम होता है कि मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं और सब कुछ संभाल लूँगी और मैं सब कुछ कर लूँगी, और फिर हमसे जब होता नहीं है, हमें एक दो चीज़ें गलत होती दिखाई देती हैं, तो फिर वी जस्ट लाइक सब कुछ ही छोड़ देती हैं हम लोग। ये बातें हैं। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें। सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ रिकनेक्ट करें। अगर तो आप सिंगल पेरेंट नहीं हैं, सिंगल पेरेंट मदर्स जो हैं, जो बिजनेस चला रही हैं या जो काम कर रही हैं, उनके इश्यूज टोटली डिफरेंट हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने सब कुछ अकेला ही करना है। और एक हमारे माशरे में एक स्टिग्मा भी होता है डिवोर्सीज के साथ, चाहे वो आदमी डिवोर्सी है चाहे वो औरत डिवोर्सी है। उनका सर्कल, उनका घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्तों अहबाब अगर सपोर्टिव हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना हो सपोर्टिव देन they have to make their own circle or they have to just survive with their own kids, right? लेकिन अगर हम मैरिड हैं और हमारे घरों में हमें सपोर्ट है, तो फिर अपने हस्बैंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप कम्युनिकेट करें। ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। जो नहीं कर सकते बताओ कि नहीं कर सकते, ये मुझसे नहीं होता, ये मुझे नहीं करना आ रहा। इसमें शर्म किस चीज़ की है? मुझे इस फंक्शन में, इस पार्टी में, इस गैदरिंग में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जाना फिर भी पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कहेंगे अच्छा आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप साइड पे होकर बैठ जाएं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। लेकिन कम से कम हमने अपने बता तो दिया कि मसला क्या है। मसला है, ठीक है, चलो मिलके फेस कर लेते हैं। सपोर्टिंग स्पाउस तो यही कहता है ना कि मिलके फेस कर लेते हैं, या मैं हूं तुम्हारे साथ, या आई हियर यू, जस्ट द फैक्ट। अच्छा, औरतें जो हैं हमें सिर्फ ये सुनना होता है आई हियर यू, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। मसले हम खुद ही अपने हल कर लेती हैं। एक्चुअली बंदे अभी सोच ही रहे होते हैं, हम उनको हल बता चुके होते हैं कि ये इसका हल है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बड़ा बहुत खूबसूरत बनाया है, बड़ा मुझे ये कमेंट समझ में नहीं आया। कुरान को ट्रांसलेशन, हाँ कुरान को ट्रांसलेशन अब समझ आ गया। लुबना खान, यस जज़ाकल्लाह खैर। ट्रांसलेशन, तफसीर, मतलब किसी को भी पढ़ लें। क्रिएट स्पेशल एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। ज़रूरी है कि आपके घर का एक कल्चर हो। फॉर एग्जांपल मगरिब की नमाज सारे इकट्ठे पढ़ें घर के अंदर, माँ बेटियाँ इकट्ठे पढ़ें। अगर बाप जो हैं वो मस्जिद जाते हैं तो अपने बड़े लड़कों को मस्जिद लेके जाएं। मंडेज़ और थर्सडेज़ के रोज़े रखना सुन्ना है। महीने में कोई एक मंडे और थर्सडे का रोज़ा जो है वो सुन्ना तरीके से रखें ताकि सारी इफ्तारी कर सकें। रमज़ान का वेट क्यों करना, पता नहीं हमें अगला रमज़ान नसीब होना भी है कि नहीं होना। वैसे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 100 दिन 90 कुछ डेज रह गए हैं रमज़ान आने में। लेकिन यू नो दीज आर कल्चर्स। नमाज इकट्ठे पढ़ें, कुरान कोई सिर्फ 15 मिनट्स के लिए कोई कुरान की तफसीर या कोई कुरान की टॉक जो है वो सुन ली, किसी जुज़ का कुछ मतलब के सुन लिया। अब यहाँ पे मुझे कहेंगे भाई मेरा स्पाउस इंटरेस्टेड नहीं है या मेरे टीन्स इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है, ये कल्चर मैंने बनाना है, ये जिम्मेदारी है मेरी, ये है मेरा बैलेंस where I bring everybody together, चाहे by hook या by crook, I have to bring them together because at the end of the day उन्होंने अपने अपने घरों में चले जाना और हमने अपनी अपनी कब्रों में चले जाना है। तो करने के काम तो फिर करने हैं, राइट। उसके अलावा बोर्ड गेम्स खेलें, आउटिंग करें, मतलब जिसकी जो इस्तात है उस लिहाज से ये कोशिश करें कि हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। अगर हमारा ऑफिस से टाइम ऑफ है तो इसका मतलब है टाइम ऑफ है, यानी हमने फ़ोन नहीं पकड़ना, हमने ईमेल नहीं चेक करनी, हमने किसी की टेक्स्ट का रिस्पॉन्स नहीं करना। आई एम ऑफ मीनिंग आई एम ऑफ वर्क। यू हैव टू पुट दैट बाउंड्री फॉर योर सेल्फ। मील टाइम्स इकट्ठे होने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट क्या कहते हैं, नो ऑनलाइन एक्टिविटी। मतलब घर में कोई एक टाइम ऐसा होना चाहिए, कोई एक घंटा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी जो है वो ऑनलाइन ना हो, क्योंकि हम 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ऑलरेडी हम ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम वो एक घंटा जागते हुई ज़िंदगी का नहीं ऑनलाइन स्पेंड करेंगे बल्कि फैमिली डिस्कशंस कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। गेम्स सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, उसके बाद डिस्कशंस अच्छी होती हैं। नो जजमेंट जोन रखें। देखिए एज अ मदर मेरी भी ये प्रॉब्लम है कि कोशिश मेरी होती है कि हम सारे बैठ के बातें करें, लेकिन वो लेक्चर मोड में चला जाता है और फिर बड़ी बदमज़गी सी हो जाती है। तुमने ये नहीं किया था, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वो कहा था काम करने के लिए, तुमने फलाना काम कर लिया हुआ, तुमने अपना होमवर्क कर लिया हुआ, तुमने अपनी असाइनमेंट सबमिट कर, ये वो टाइम नहीं है।
नो जजमेंट जोन का मतलब है कि एवरीबडी फील सेफ टू टॉक वट एवर दे हैव टू टॉक एंड यू, और हमें बल्कि एक्चुअली मौका मिलता है कि हम लिसन कर सकें कि हमारे बच्चे चाह क्या रहे होते हैं. काइंडनेस और फॉरगिवनेस आपके घर का कल्चर होना चाहिए. मतलब कि बहन भाई एक दूसरे के साथ काइंड हो, एक दूसरे को माफ़ कर दें. और अगर हम देखें कि हमारे बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बिकरिंग कर रहे हैं, देन वी शुड, फिर हमें लेक्चर्स पे रिजॉर्ट नहीं करना. देन वी शुड very quickly get counseling, very quickly get counseling. एक दो दफ़ा का काउंसलिंग का पैकेज जो है, अगर आप 20-30 हज़ार रुपये अपने बच्चों की काउंसलिंग पे या अपनी काउंसलिंग पे खर्च कर देंगे तो यकीन जाने इट इज़ मच बेटर दैन रिटेल थेरेपी, ऑनेस्टली. बिकॉज उसमें दिमाग खुलता है, आपको होमवर्क मिलता है, आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपने अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी तरबियत को किस तरह से बेहतर करना है, अपने बच्चों के रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करना है. इसलिए काइंडनेस फॉरगिवनेस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. उसके अलावा कमिटेड रहें अपनी फैमिली टाइम से, अपनी फैमिली स्केड्यूल होना ज़रूरी है. एक जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि ना स्केड्यूल के बगैर या प्रिंटेड या रिटन ऑन द टेबल स्केड्यूल के बगैर ना चीज़ें मैश नहीं करती हैं. तो ज़रूरी है कि आपके स्पाउस का स्केड्यूल, आपका स्केड्यूल, आपके बच्चों का स्केड्यूल जो है वो सबकी आंखों के सामने हो. अगर आप लोगों के पास फ़ोन्स हैं तो फ़ोन पे फैमिली शेयर होता है, उस पर ऐप्स आप स्केड्यूल कर लेते हो और सबको पता होता है कि रेड डॉट, ब्लैक डॉट, वाइट डॉट जो होते हैं वो कैलेंडर मार्क्स होते हैं कि ये मेरे पेरेंट का टाइम है, ये मेरा टाइम है. और फिर उसके ऊपर फैमिली मील टाइम स्केड्यूल्ड होते हैं, फैमिली आउटिंग स्केड्यूल्ड होती हैं, फैमिली टॉक्स स्केड्यूल होती हैं. अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई घर के अंदर किसी की फौत की, किसी का पैदा होना, किसी की शादी, किसी की मंगनी, किसी की डिवोर्स, मतलब ख़ानदानों में ही हम रहते हैं, राइट. अगर आप इस तरह के सिस्टम में रहते हैं और उस पर हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है तो यू स्केड्यूल दैट टाइम एंड यू कॉल एवरीबडी एंड यू टॉक अबाउट इट. एक हमारी चीज़ ये बड़ी ज़रूरी है कि जब हमारे साथ कोई सानहा वाक़या होता है, इमोशनल हमें कोई धचका लगता है, हमारे स्पाउस को लगता है, बिज़नेस की वजह से, काम की वजह से या किसी फैमिली मेम्बर की वजह से, तो हम कहते हैं कि हम आपस में रिजॉल्व कर लेंगे. हालांकि बच्चे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं. बच्चों को बिठा के उस चीज़ को डिस्कस करने में कोई कबाहत नहीं, एज लॉन्ग एज कि आप अगले शख्स की बुराई नहीं कर रहे हो. आप उनको अपना पर्सपेक्टिव बताओ, बोलो कि भाई मुझे नहीं इस वक्त समझ में आ रहा, या मैं इस वक्त इस चीज़ से गुजर रही हूँ और इस वजह से शायद मेरा इमोशनल इम्बैलेंस भी है, इस वजह से मुझे बार बार मैं ट्रिगर अप हो जाती हूँ. ये चीज़ें बताने की हैं. ये बताओगे नहीं तो बच्चे बड़े आराम से कह देंगे हमारी माँ पागल है, हमारी माँ को तो बात बात पे रोना आ जाता है, हमारी माँ को तो पता नहीं क्या है, हमारी माँ को तो खप्त है. और ये जुमले हमारे बच्चे बोलते हैं हमारे लिए, ये बोलते हैं हमारे बच्चे. और उसमें कसूर किसका है? बाप का है, नानी का है, दादी का है, फूफी का है, चाची का है, ताई का है, मासी का है? नहीं, मेरा अपना कसूर है. मैंने अपने बच्चों से खुद कम्युनिकेट नहीं किया कि मैं इंसान हूँ, मेरे इमोशंस हैं, मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मैं हेल्प चाहती हूँ, मैं हेल्प सीख कर रही हूँ, मैं हेल्प सीख करूँगी, ये चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं, ये बातें मुझे बॉदर करती हैं, मैं इन पे वर्कआउट कर रही हूँ, मैं अपना रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर बना रही हूँ, मैं सीख रही हूँ. हमारी फैलिबिलिटी यानी कि हमारा गिरना, पड़ना, टूटना, बिखरना हमारे बच्चों को इस तरह से पता होना चाहिए हमारी अपनी ज़ुबान से. और इसलिए नहीं कि किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो मैं ऐसी हो गई. नहीं, मैं गुजर रही हूँ, मेरे ऊपर एक टेस्ट आया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, मैं इस चीज़ से जूझ रही हूँ, गुजर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ. इसमें आपने बच्चों को सिखा दिया कि जिम्मेदारी अपने ऊपर होनी चाहिए. इसमें आपने बच्चों को सिखा दिया कि जो कुछ भी आ रहा है कहीं से भी, किसी की तरफ से भी, आपने कहा कि मेरे रब के साथ रिश्ता स्ट्रांग है, मैं अल्लाह से मांग रही हूँ. आपने बच्चों को सिखाया कि हेल्प बाहर से लेना, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए, कोई टैबू नहीं है. आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्यों नहीं लेते हो. ज़रूरी नहीं कि ब्रेक डाउन होगा तो फिर किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे. जब वैसे ही लाइफ में थोड़ी सी टफनेस आए तो कोचेस हायर कर लो, कोचेस हायर करो. बच्चों को ये बताओ कि भाई मेंटोर्स हमें चाहिए होते हैं. हम एज पेरेंट्स क्यों ऐसा है कि हम किसी और के बच्चे के तो बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हैं पर हमारे बच्चे हमसे हमारी बात नहीं सुनते हैं. क्यों है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुरान टीचर्स होते हैं उनके बच्चे जो है उनसे कुरान नहीं सीखते, साइंस टीचर्स के बच्चे उनसे साइंस नहीं सीखते. शौक पैदा कर सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर, लेकिन बच्चों को मेंटोर्स हमेशा चाहिए होते हैं. इसी तरह से हमें भी चाहिए होते हैं, हमें कोचेस चाहिए होती हैं, हमें वन टाइम सेल्फ केयर के लिए कोई सुनने वाला चाहिए होता है. और अगर हमारा स्पाउस नहीं है इस काबिल, या नहीं अफोर्ड कर सकता, या नहीं अवेलेबल है, वी गेट इट फ्रॉम समवेयर. We need to tell this to our children. ये जो इसको कहते हैं एमेशमेंट,
ایک امیشمنٹ تھیوری ہے کہ اگر ایک شخص گھر میں یا ایک پیرنٹ گھر میں جو کہ لیڈر ہے, جیسے فادر ہو گیا یا مدر ہو گیا, اگر وہ ایموشنلی امبیلنسڈ ہے تو پورے گھر کو ایموشنلی امبیلنسڈ ہونے کی ضرورت ہے. مطلب پھر سارے ہی جو ہیں وہ اکے تھکے پکے ایک دوسرے پہ چیختے چلاتے لڑتے جھگڑتے ہوں گے, اور پھر وہ وہی چیزیں لے کے, وہی ٹریگرز لے کے وہ اپنے گھروں میں, اپنی شادیوں میں, اپنے بچوں پہ آزماتے ہیں. ہمیں یہ سائیکل توڑنے کی ضرورت ہے. یہ ہے بیلنس آف ورکنگ ویمن اینڈ پیرنٹنگ. آنیسٹلی اس سے زیادہ ماشاء اللہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھر چلا رہے ہو, آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کی نیڈس کیا ہیں. اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کی نیڈس کیا ہیں, اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ اپنی پیرنٹنگ کیسے کرنا چاہتے ہو, اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ اپنے لیے کیا بہتر سمجھتے ہو, آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے کیا بہتر ہے, یہ چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی, آپ کے لائف مشنز ہو گئے, آپ کے لائف گولز ہو گئے, آپ کا لائف ویژن ہو گیا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. یہ چیزیں اگر آپ نے ساری پین آؤٹ کر لی ہیں, لکھ لی ہیں کہیں پہ, اور ساتھ ساتھ ان کو ہر 6 مہینے کے بعد واپس جا کے آپ ان کو دیکھتے ہو کہ بھائی جو میں نے کہا تھا میں کر رہی ہوں, میں نہیں کر رہی, میرا پاس چینج ہوا ہے, میرا پاس چینج نہیں ہوا ہے, you keep adding to it or you keep subtracting from it, seeing کہ وہ آپ کی لائف ہوم فیملی بیلنس کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. اگر پازیٹیو سینس میں متاثر کر رہا ہے تو ایکسلنٹ, نہیں کر رہا ہے تو you change it. کسی نے ہمارے لیے نہیں کرنا, یہ ہم نے خود کرنا ہے. چلیں انشاءاللہ مجھے کوئی ایز سچ کوئی سوال آیا نہیں ہے, سو جزاک اللہ خیر فار دا پیپل who have been watching and who will be watching انشاءاللہ تعالیٰ. Thank you so much once again to invite me into this group. Please follow me on Facebook. Iram Bint Safiya میرا پیج ہے. YouTube پہ میرے 2 چینلز ہیں. ایک پہ میں نے باقاعدہ بک اسٹڈیز کی ہوئی ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے. I've taken Western scholars books and read them, learned them, and اس کو پھر میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے اردو لینگویج میں, combining them with our Islamic values. Please invest your time in learning, please. تو وہ پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ ود ارم بنت صفیہ جو اردو چینل ہے وہ اس حوالے سے ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور یوٹیوب چینل ہے ارم بنت صفیہ, 3 منٹ کی بات ارم بنت صفیہ کے ساتھ. اس پہ میرا خالی اس کا نام ارم بنت صفیہ, لیکن اس پہ میں شارٹ ٹاکس کرتی ہوں, موٹیویشنل ٹاکس کرتی ہوں. اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے میرا ارم بنت صفیہ _spark_inspire, جس پہ کہ میں ڈفرینٹ ویمن انٹرپرینورز, آتھرز وغیرہ کے انٹرویوز وغیرہ کرتی ہوں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے دنیا بھر سے خواتین کے ساتھ کنیکٹ ہونا, ان سے بات کرنا, ان سے کچھ سیکھنا, ان کی بات آپ لوگوں تک پہنچانا. So do follow me on these all these social media handles, and inshallah take care. Hope to see you again. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.